डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनीता मोदी आज आपको अपूर्ण प्रतियोगिता में मजदूरी निर्धारण की चर्चा कर रही हूँ कि अपूर्ण प्रतियोगिता में मजदूरी का निर्धारण कैसे हो सकता है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, प्रोफेसर पीगू आदि ने अपूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में मजदूरी निर्धारण की विवेचना की है। वास्तव में अपूर्ण प्रतियोगिता की कई अवस्थाएं होती हैं, परंतु हम यहाँ केवल साधन बाजार में क्रय एकाधिकार तथा वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में मजदूरी के निर्धारण का अध्ययन करेंगे। इस अवस्था में क्या होता है, एक ही उद्यमी या फर्म है जो श्रमिकों को रोजगार प्रदान करेगी। इस फर्म को क्रय एकाधिकारी, क्रेता एकाधिकारी या मोनोप्सोनिस्ट कहा जाएगा। अर्थात केवल एक ही उद्यमी या फर्म है जो श्रमिकों को रोजगार प्रोवाइड करती है, उसे हम क्या कहेंगे, क्रेता एकाधिकारी। इसका मतलब क्या है कि यदि क्रेताधिकारी अधिक मजदूरों की मांग करेगा तो उसे मजदूरी भी अधिक देनी पड़ेगी, और मजदूरों की मांग कम होगी तो मजदूरी भी कम देनी पड़ेगी। तो इसमें क्या हो गया, फिर सीमांत मजदूरी तथा औसत मजदूरी अलग अलग होगी। दोनों ही रेखाएं अर्थात सीमांत तथा औसत मजदूरी रेखाएं ऊपर की ओर उठ रही होगी, लेकिन औसत मजदूरी रेखा अर्थात AW, जैसा कि रेखा चित्र से भी स्पष्ट है, सीमांत मजदूरी MW से नीचे की ओर होगी। ठीक है, AW किसके नीचे होगा, MW, जैसा कि रेखा चित्र से भी स्पष्ट है। वस्तु बाजार में चूंकि पूर्ण प्रतियोगिता है, इस कारण से सीमांत आय उत्पादकता तथा औसत आय उत्पादकता वक्र नीचे की ओर गिर रहे होंगे। क्रेताधिकार में फर्म श्रमिकों को उतनी ही मात्रा में रोजगार देगी जिस पर सीमांत आय उत्पादकता अर्थात MRP सीमांत मजदूरी के बराबर हो जाए। किसके बराबर, MW, अर्थात कंडीशन क्या हो गई, MRP = MW। रेखा चित्र में देखिए ई बिंदु पर MRP = MW है, अर्थात ये संतुलन बिंदु है। अब यहाँ से हम औसत मजदूरी जानने के लिए सीधी रेखा AW पर खींचते हैं, जो कि कहाँ स्पर्श कर रही है, F बिंदु पर। अर्थात आप देखिए ON श्रमिकों को कितनी मजदूरी दी जाएगी, FN या OP के बराबर मजदूरी दी जाएगी। कितनी मजदूरी दी जाएगी, OP। अर्थात यहाँ पर जो श्रमिकों को रोज मजदूरी मिल रही है वो श्रमिकों की सीमांत आय उत्पादकता से कम है। किससे कम है, सीमांत आय उत्पादकता से कम है, जिसे क्रेताधिकारी श्रम का शोषण कहा जाता है, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेबर। श्रम का शोषण का मतलब ये है कि जब श्रम की औसत मजदूरी उसकी सीमांत भौतिक उत्पादकता के मूल्य से कम होती है, VMP से कम होती है। चूंकि पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में सीमांत आय उत्पादकता तथा सीमांत उत्पादकता का मूल्य अर्थात VMP दोनों बराबर होती है, इसलिए एक्सप्लॉइटेशन किसके बराबर होगा, एक्सप्लॉइटेशन देखिए FE के बराबर होगा। मजदूरी FN AW से निर्धारित हुई, FE श्रमिकों का क्या हो गया, शोषण हो गया, अर्थात EN माइनस FN, EN क्या हो गया, श्रमिकों की MRP हो गई, और मजदूरी कितनी जा रही है, FN, इसका मतलब श्रमिकों का शोषण कितना हो गया, EF के बराबर या PR के बराबर है, ये श्रमिकों का शोषण हो गया है। तो क्रेताधिकारी में श्रमिकों का रोजगार भी कितना होगा, ON होगा। ON मजदूर के कुल शोषण का अनुमान ARP तथा AW के अंतर से लगाया जा सकता है, अर्थात इनका कुल शोषण कितना हो गया है, PFSR। कितना हो गया, PFSR कुल शोषण हो गया है। तो आधुनिक सिद्धांत के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में श्रमिक की मजदूरी सीमांत तथा औसत आय उत्पादकता के बराबर होगी, लेकिन अपूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में एक श्रमिक को सीमांत भौतिक उत्पादकता के मूल्य तथा औसत आय उत्पादकता से कम के बराबर मजदूरी मिलेगी। इस अवस्था में श्रमिकों का शोषण होगा।
तो ये हमने आज आपको बताया है कि अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत श्रमिकों की मजदूरी का निर्धारण किस प्रकार से होता है और उनका शोषण किस प्रकार से होता है। तो बच्चों, आज हमारा ये मजदूरी निर्धारण का सिद्धांत है वो समाप्त हो गया है और इसके साथ ही अब हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, ब्याज, इंटरेस्ट। साधारणतया पूंजी की सेवाओं के लिए किए जाने वाले भुगतान को क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। तो ब्याज शब्द का प्रयोग केवल मुद्रा रूपी पूंजी के एक निश्चित समय के लिए प्रयोग करने के लिए दिए जाने भुगतान के लिए किया जाता है, अर्थात मुद्रा की सेवाओं के लिए दिया जाने वाला भुगतान ब्याज कहलाता है। प्रोफेसर मैकोनल के अनुसार ब्याज वह कीमत है जो मुद्रा या ऋण योग्य कोष की सेवाओं के लिए दी जाती है। अब हम डिफरेंस करेंगे। ब्याज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कुल ब्याज और दूसरा होता है शुद्ध ब्याज। कुल ब्याज, एक ऋणी वास्तव में ऋणदाता को ब्याज के रूप में जो भुगतान करता है उसमें मुद्रा की सेवाओं के अतिरिक्त जोखिम, असुविधा आदि के लिए भी भुगतान शामिल होता है। इस कुल रकम या ब्याज की बाजार दर को कुल ब्याज कहा जाता है। लेकिन अर्थशास्त्र में ब्याज शब्द का प्रयोग केवल मुद्रा की सेवाओं के लिए दी जाने वाली रकम से होता है। इसे हम क्या कहेंगे? शुद्ध ब्याज कहेंगे। तो दोनों में क्या फर्क है? देखिए, कुल ब्याज के अंतर्गत हम शुद्ध ब्याज, जोखिम का पुरस्कार, जोखिम दोनों तरह की होती है, व्यावसायिक जोखिम और व्यक्तिगत जोखिम, प्रबंध का पुरस्कार, असुविधाओं के लिए पुरस्कार आदि सबको शामिल करते हैं। अर्थात ये सब चीजें इसमें शामिल होती है। जोखिम, प्रबंध और असुविधाओं का पुरस्कार शामिल होता है। लेकिन शुद्ध ब्याज वह धनराशि है जो केवल मुद्रा के उपयोग के लिए चुकाई जाती है। प्रोफेसर चैपमैन ने कहा है, शुद्ध ब्याज पूंजी के ऋण के लिए भुगतान है जिसमें न कोई जोखिम हो न कोई असुविधा हो और उधार देने वाले के लिए कोई कार्य नहीं हो। तो ये हमने देखा है दोनों में अंतर, कुल ब्याज और शुद्ध ब्याज में अंतर। अब हम लोग देखते हैं ब्याज निर्धारण के सिद्धांत। ब्याज निर्धारण की कई सिद्धांत हमारे समक्ष हैं। ये देखिए, ब्याज का परंपरावादी सिद्धांत, ब्याज का नव परंपरावादी सिद्धांत, ब्याज का तरलता अधिमान सिद्धांत और ब्याज का आधुनिक सिद्धांत। इन चार सिद्धांतों का हम विस्तृत विश्लेषण करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं ब्याज का परंपरावादी सिद्धांत। ब्याज के परंपरावादी सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर G.S. मिल, वॉल्टर्स, मार्शल और पिगू आदि अर्थशास्त्रियों ने किया है। इन लोगों का कहना था कि ब्याज उत्पादकता, मितव्ययता, थ्रिफ्ट, त्याग आदि वास्तविक कारणों के कारण उत्पन्न होता है। अतः ये सिद्धांत ब्याज को एक वास्तविक क्रिया मानते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज का निर्धारण पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति द्वारा होता है। अब सबसे पहले देखिए, पूंजी की पूर्ति है वो किस पर निर्भर करती है? बचत पर निर्भर करती है। बचत किसके बराबर है? सेविंग इज इक्वल टू वाई माइनस सी, अर्थात यदि लोग अपनी आय को उपभोग पर कम खर्च करते हैं तो क्या प्राप्त होगा? बचत। तो बचत क्या है? द अनकंज्यूम्ड पार्ट ऑफ द इनकम, आय का वह भाग जिसका उपभोग नहीं किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार बचत की पूर्ति पर उपभोग स्थगन, संयम, प्रतीक्षा, समय अधिमान आदि रियल फैक्टर्स का प्रभाव पड़ता है। वास्तव में बचत किसका फलन है? ब्याज का फलन है। सेविंग इज फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। और कैसा फंक्शन है? धनात्मक, अर्थात ब्याज की दर बढ़ने पर बचत बढ़ती है और ब्याज की दर कम होने पर बचत कम होती है। तो देखिए, इस रेखा चित्र में इधर वाई एक्सिस पे हमने ब्याज की दर दिखाई है, एक्स एक्सिस पर बचत दिखाया। बचत है वो एस से डिनोट किया जा रहा है और आई से निवेश को या पूंजी की मांग को डिनोट किया जा रहा है।
ये बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता हुआ है बचत फंक्शन, अर्थात जैसे जैसे ब्याज की दर बढ़ेगी बचत भी बढ़ेगी। दूसरा देखिए, डिमांड ऑफ कैपिटल, पूंजी की मांग। इस सिद्धांत के अनुसार पूंजी की मांग पूंजीगत पदार्थ कैपिटल गुड्स जैसे मशीन, कल पूंजी, प्लांट आदि को प्राप्त करने, अर्थात एक शब्द में कहें तो निवेश, इन्वेस्ट करने के लिए की जाती है। इन पूंजीगत पदार्थों के उपयोग से क्या होती है? उत्पादकता बढ़ती है। अतः बचत की मांग वास्तव में पूंजीगत पदार्थों अथवा निवेश में उत्पादकता बढ़ाने के लिए की जाती है। और आप लोग जानते हैं कि पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर भी घटते प्रतिफल का नियम होता है, अर्थात जैसे जैसे आप अधिक निवेश करते हैं तो उससे हमें घटते प्रतिफल प्राप्त होते हैं। और यदि सीमांत उत्पादकता प्रचलित ब्याज की दर से अधिक होगी तो पूंजी की मांग भी अधिक होगी, और इसके विपरीत यदि सीमांत उत्पादकता ब्याज की दर से कम होगी तो पूंजी की मांग भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अतः ब्याज की दर के बढ़ने पर निवेश कम होगा और ब्याज की दर कम होने पर निवेश बढ़ जाएगा। इसका मतलब I इज फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन ये कैसा फलन है? ऋणात्मक फलन है, अर्थात ब्याज की दर बढ़ने पर निवेश कम होगा। ब्याज की दर का निर्धारण कहाँ होगा? इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज की दर का निर्धारण उस बिंदु पर होगा जहां पूंजी की मांग तथा पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो, अर्थात यह संतुलन बिंदु होगा। तो आप लोग देखिए, ये दोनों ई बिंदु पर काट रहे हैं, तो संतुलित जो ब्याज की दर है वो OR है, और इस बिंदु पर, इस ब्याज दर पर बचत और निवेश बराबर है। तो इस सिद्धांत की क्या आलोचना की गई है कि इस सिद्धांत के अनुसार निवेश और बचत में संतुलन ब्याज के माध्यम से होता है, परंतु लॉर्ड केन्स ने बताया है कि बचत और निवेश में संतुलन ब्याज की दर के द्वारा नहीं अपितु आय में होने वाले परिवर्तनों के द्वारा होता है। दूसरा, इसकी बचत और निवेश पर ब्याज का प्रभाव पड़ता है, ऐसा नहीं है। कि इसका मानना है कि बचत पर ब्याज की दर की अपेक्षा आय का अधिक प्रभाव पड़ता है। यह सिद्धांत केवल वास्तविक सिद्धांत है, इसमें मौद्रिक तत्वों की उपेक्षा की गई है। इसके साथ ही यह सिद्धांत पूर्ण रोजगार की अवास्तविक मान्यता पर भी आधारित है, और इसके अंतर्गत मुद्रा को तटस्थ माना गया है, न्यूट्रल माना गया है, अर्थात मुद्रा की मांग और पूर्ति में होने वाले प्रभावों का ब्याज की दर पर प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। तो ये हमने देखा है परंपरावादी सिद्धांत। अब हम लोग एक दूसरा सिद्धांत और देखते हैं, वो है नव परंपरावादी सिद्धांत, या उसको दूसरे शब्दों में कहते हैं ऋण योग्य कोष सिद्धांत। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो स्विस अर्थशास्त्री जैसे विक्सेल, ओहेलिन, मिर्डल और अंग्रेज अर्थशास्त्री रॉबर्टसन ने किया है। ऋण योग्य सिद्धांत के अनुसार ब्याज की दर ऋण योग्य कोष की मांग तथा पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। ऋण योग्य कोष की पूर्ति कौन कौन सी होती है? ये 4 तत्वों पर निर्भर करती है। पहला है बचत। बचत ऋण योग्य कोष की पूर्ति का मुख्य साधन है। प्रत्येक क्षेत्र, व्यक्तिगत क्षेत्र हो चाहे व्यवसायिक क्षेत्र और सरकार, तीनों के द्वारा बचत की जाती है। रॉबर्टसन का यह विचार था कि बचत पिछली आय की अवधि पर निर्भर करती है। बचत पूर्ति रेखा नीचे से ऊपर की ओर उठती हुई होती है, जैसा बैंक साख। ऋण योग्य कोष की पूर्ति का दूसरा साधन बैंक द्वारा निर्मित साख है। ब्याज की एक न्यूनतम दर के पश्चात बैंक साख ब्याज सापेक्ष हो जाती है, अर्थात ब्याज की ऊंची दर पर बैंक अधिक उधार देता है। तीसरा, बचतों का अपसंचय या असंचय, डिसहोल्डिंग। इसका अर्थ यह कि लोग मुद्रा का जो संचय करते हैं उसे उधार दे देते हैं। पुरुषारा के अनुसार संचय से अभिप्राय संपत्ति के उस भाग से हैं जिसे लोग मुद्रा के रूप में रखना चाहते हैं। चौथी चीज है इसमें अनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट। अनिवेश से अभिप्राय यह है कि मशीनों के घिसने पर उसका प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूट नहीं किया जाता।
इस प्रकार एक फर्म के द्वारा जो रकम प्रति वर्ष डेप्रिसिएशन फंड में डालने के लिए सुरक्षित रखी जाती है उसे ब्याज के रूप में दे दिया जाए। तो इसके 4 चीजें हो गई ऋण योग्य कोष की पूर्ति की, बचत, बैंक साख, बचतों का असंचय और अनिवेश। इसी प्रकार से दूसरी चीज देखिए, ऋण योग्य कोष की मांग। मुख्यतः ऋण योग्य कोष की मांग 3 क्षेत्रों द्वारा की जाती है। ये कौन से क्षेत्र हैं? पहले है निवेश मांग। ऋण योग्य कोष की मांग का मुख्य सोर्स फर्मों द्वारा निवेश के लिए की जाने वाली मुद्रा की मांग है। आपको मैंने अभी पहले भी बताया है कि ब्याज की दर कम होने पर निवेश के लिए ऋण योग्य कोषों की मांग भी बढ़ जाएगी। दूसरा है उपभोग। जब लोग अपनी आय से अधिक उपभोग पर खर्च करेंगे तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? उधार लेना पड़ेगा। तो उपभोग के लिए ऋण योग्य कोषों की मांग निजी व्यक्तियों और परिवारों द्वारा की जाती है। ब्याज की दर कम होने पर उपभोग हेतु ऋण भी अधिक लिए जाएंगे। तीसरा संचय। ऋण योग्य कोषों की मांग उन व्यक्तियों द्वारा भी की जाती है जो मुद्रा को नकद रूप में संचित करना चाहते हैं। तो हमने ये देखा ऋण योग्य कोषों की मांग, डिमांड। देखिए ये डायग्राम है, इसमें हमने DL का मतलब है डिमांड ऑफ लोनेबल फंड्स, ऋण योग्य कोषों की मांग। ब्याज की दर अधिक होगी तो ऋण योग्य कोषों की मांग कम होगी, कम होने पर अधिक होगी। SL का मतलब है सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स, ऋण योग्य कोषों की पूर्ति। ब्याज की दर बढ़ने के साथ ही ऋण योग्य कोषों की पूर्ति भी बढ़ जाएगी। संतुलन कहाँ होगा? संतुलन उस बिंदु पर होगा जहां ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, ई बिंदु पर संतुलन होगा। तो इस प्रकार से इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज की दर का निर्धारण किया गया है। अब इसकी भी कुछ आलोचनाएं की गई हैं। पहली है कि इसमें संचय की जो अवधारणा ली गई है वो गलत मानी गई है। उनका किन्स के अनुसार इस सिद्धांत की यह मान्यता गलत है कि संचय की कुल मात्रा को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इसका कारण उन्होंने बताया कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा स्थिर रहती है। तो इसका मतलब है कि एक व्यक्ति जब अधिक संचय करता है तो दूसरे को कम करना पड़ता है, इस कारण संचय की मात्रा भी स्थिर रहेगी। लेकिन प्रोफेसर हॉम ने किन्स की इस आलोचना को उचित नहीं माना है। दूसरा, अनिर्धारणीय। प्रोफेसर हैंसन के अनुसार यह सिद्धांत अनिर्धारणीय है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज की दर ऋण योग्य कोषों द्वारा निर्धारित होती है। ऋण योग्य कोष आय पर निर्भर करते हैं और आय निवेश स्तर पर निर्भर करती है, और निवेश का स्तर किससे निश्चित होता है? ब्याज की दर द्वारा निर्धारित होगा। इसका मतलब ये होगा कि हम आय का पता तब तक नहीं लगा सकते जब तक कि हमें ब्याज की दर का अनुमान नहीं हो। यह सिद्धांत भी पूर्ण रोजगार की अवास्तविक मान्यता पर आधारित है और आय पर निवेश के प्रभाव की इसके अंतर्गत उपेक्षा की गई है। तो बच्चों, आज मैंने आप लोगों को 2 सिद्धांत बताए हैं, परंपरावादी सिद्धांत और नव परंपरावादी सिद्धांत। कल हम लोग ब्याज का तरलता अधिमान सिद्धांत भी देखेंगे। धन्यवाद।